नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी हिस्ट्री बोलें तो इतिहास की क्लास चलती है, जैसे कि आप वाकई डेज से भी करते आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से स्टार्ट कर रहे होंगे। गजेंद्र फौजदार जी, जय बजरंग वली आपकी स्वीकार है। राजीव कुमार हैं, हरिश्चंद आर्य, केशपाल सर को हरदोई की धरती से प्रणाम। अमित राजभर जी हमारे साथ हैं, जिला संत कबीर नगर से। सैविंदर जी, केशपाल सर को औरिया की धरती से सादर प्रणाम। आरती भी हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग सर जी। अवनीश कुमार, आप मेरठ की भूमि से, राम राम गुरुदेव जी, राम राम आपकी स्वीकार है। अमन पाल, सभी हमारे यहाँ साथ जुड़ी चुके हैं और इसी के साथ मेरे प्यारों मैं भी अपने इस सेशन को स्टार्ट ही करने वाला हूं। मैं बात करूं तो टॉपिक चल रहा था भारत के गवर्नर जनरल और पार्ट 3 भी होगा। भाई, गवर्नर जनरल की यदि मैं बात करूं तो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में ये बहुत ही लेंथी टॉपिक होगा और बहुत ज़्यादा इससे कवर भी हो जाएंगी। ठीक है, चलो। क्लास नहीं थी क्या सर? कल क्लास, अच्छा कल थी, चली थी, कल क्यों ना क्लास थी, सभी चली थी। चलो, तो इसी के साथ मेरे प्यारों एक गवर्नर जनरल चल रहा था, लॉर्ड विलियम वेंटिंग। आप सभी को पता भी होगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम था। तो मैं एक बार और हेडिंग डाल दूं तो मुझे कोई ना दिक्कत हो, तो आप जो है डाल रहे होंगे सर जी लॉर्ड विलियम वेंटिंग, इस तरीके से आपको डाल देना है। कौन से विलियम की बात होगी तो आप हेडिंग डाल रहे होंगे लॉर्ड विलियम वेंटिंग। कौन सी वेंटिंग की बात है तो सर जी लॉर्ड विलियम वेंटिंग, ऐसे आप बता देना, लॉर्ड विलियम वेंटिंग यही तो थे। और ये 1800, मैं बात करूं 28 से 1835 तक गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, 1828 से, और मैं बात कर रहा हूँ 1835 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, लॉर्ड विलियम वेंटिंग का। तो ये मैंने इनसे, और इनके कई पॉइंट मैंने लिखा भी दिए। अब जहां से ना लिखा है वहां से मैं आगे लिख रहा हूँ। चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ सभी तो जुड़ी चुके ही हैं। अब करते हैं स्टार्ट मेरे प्यारों। मानव बलि प्रथा का अंत। एक प्रथा की बात थी, मैं बात करूं कौन सी बलि की बात होगी तो आप बता रहे होंगे मानव बलि। मानव बलि प्रथा का अंत, कौन सी प्रथा है मेरे प्यारों? मानव बलि प्रथा का अंत। इस तरीके से आपको लिख देना है। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो आप भी निश्चित तौर पर बता रहे होंगे मानव बलि प्रथा का अंत। पहले मैं देखूं तो मानव की बलि दी जाती थी अपने भारत में, ऐसी ऐसी प्रथा विद्वान थी मेरे प्यारों। मानव की बलि आज भी देखेंगे, कुछ ऐसे राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान की मैं बात करूं तो कुछ प्रथा तो आज भी वहां की जनजाति वगैरह मानती है। तो मानव बलि प्रथा, ठीक है ना, हेस्टिंगस तक थोड़ी हुआ था, पूरा हो गया। ठीक है, चलो, आज हम पहली बार आए हैं क्लास लेने, लाइन में बहुत पीछे हो गए थे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मानव बलि प्रथा का अंत आपको बता रहे होंगे ये किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने, पहली बात। दूसरी, शिशु हत्या प्रथा का अंत, कौन सी? तो मैं बात करूं, एक थी शिशु हत्या, ये लिख देना है, शिशु हत्या प्रथा का अंत। शिशु हत्या ऐसे करेंगे, और प्रथा का अंत, कौन सी प्रथा की बात होगी? शिशु हत्या प्रथा का अंत, ये भी आपको लिख देना है, शिशु हत्या प्रथा का अंत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिशु हत्या प्रथा का अंत और किसने किया है, तो ये मैं बात बताऊं, यह जो प्रथा है विशेषकर राजपूतों में प्रचलित थी। शिशु हत्या प्रथा का अंत, तो मैं लिख दूंगा यह प्रथा, मेरे प्यारों आपको लिख देना है बढ़िया तरीके से, यह प्रथा विशेषकर, यह प्रथा, इस तरीके से बता रहे होंगे सर जी, यह प्रथा विशेषकर, ठीक है ना, यह प्रथा विशेषकर राजपूताना में
ऐसे लिखा होगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, राजपूताना में प्रचलित थी। तो देखा होगा, ठीक है, कौन सी हत्या की बात है सर जी, शिशु, ठीक है ना, शिशु हत्या प्रथा का अंत भी कर दिया। तो मैं बात करूं किसने किया है, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये किया है विलियम वेंटिंग ने। 1832 में दास प्रथा, दास बोले तो गुलाम, सर 1828 से 1835 लिखाया है, 1833 लिखाया है, 1835 लिखाया होगा भैया, मैंने 1835 लिखाया होगा। एक बार देख सकते हैं लॉर्ड विलियम वेंटिंग। तो एक बार बता देंगे मुझे भैया रोमिल शर्मा और भी हैं कि मैंने कल लॉर्ड विलियम वेंटिंग का जो समय था वो क्या लिखाया है। ठीक है, 1833 ना 1835 लिखाया होगा, आप एक बार देख सकते हैं जरूर। चलो इसी के साथ मैं बात करूं, 1832 में दास प्रथा का अंत भी कर दिया। 1832 ईस्वी में कौन सी प्रथा की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर दास प्रथा। अब ये दास प्रथा क्या है, तो मैं बात करूं जो गुलाम होते थे ना, जो दास होते थे उनको रखा जाता था, पैसा वगैरह दिए जाते, खाना पीना, ठीक है ना। चलो तो ये आप बता रहे होंगे 1832 में दास प्रथा का अंत भी इन्होंने कर दिया। ये प्रथा बहुत अंत कर रहे हैं और बहुत ही कार्य तो अच्छे किए हैं। सरकारी सेवाओं में धर्म, जाति, रंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदपूर्ण जो नीति है उसे समाप्त कर, जो सरकारी जो नौकरियां हैं, ठीक है ना, किसकी बात है, सरकारी नौकरियों में जाति हो गया, रंग रूप हो गया, धर्म हो गया, इनमें जो भेदपूर्ण जो नीति है उसे भी समाप्त कर दिया। पहले ठीक है ना, जाति के आधार पर मैं बात करूं तो रंग रूप के आधार पर लिखाया, मतलब कि बताया जाता था। 1835 ही लिखा है मैंने। तो आप बता रहे होंगे सरकारी सेवाओं में कौन सी सेवाओं की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूंगा सर सरकारी सेवाओं में। ये भी आप बता रहे होंगे सरकारी सेवाओं में, ठीक है जी। सरकारी सेवाओं में धर्म, जाति, रंग क्या होगा सर जी, सरकारी सेवाओं में धर्म हो गया, ठीक है जी, जाति हो गया, धर्म जाति हो गए सर जी, रंग हो गया। सरकारी सेवाओं में मैं बात करूं धर्म, जाति, रंग व जन्म स्थान, रंग व क्या होगा सर जी, जन्म स्थान के आधार पर। कौन से स्थान की बात है, जन्म स्थान के आधार पर, ये आपको बताना है। जन्म स्थान के आधार पर कौन से आधार की बात होगी सर जी, तो सरकारी सेवाओं में धर्म, जाति, रंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदपूर्ण नीति कौन सी, तो आधार पर आप बताएंगे जो भेदपूर्ण नीति है, भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा। नीति को यदि मैं बात करूं क्या करने की, तो आप लिख देंगे सर जी समाप्त करने की घोषणा। इस तरीके से लिख देना है, क्या करने की बात है, समाप्त करने की घोषणा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है, कृतियों जैसे मूलाकार सती बहुत बढ़िया, आदि प्रथा कलंक हैं, तो अब तो वो समाप्त हो गई। आगे चलो मित्रों, 1835 में एक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की। यदि मैं बात करूं कौन सी वर्ष में, तो 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है 1835 ईस्वी में। ये आप लिख रहे होंगे सर जी कलकत्ता, अब तो कोलकाता बन गया, लेकिन भैया कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये आप बता देना सर जी कौन सा होगा, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। ये आप बता रहे होंगे कौन से मेडिकल की बात होगी, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कॉलेज की स्थापना इस तरीके से आपको बताना होगा, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। चलो जी, आए क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी आप यहां पर लिख देंगे बढ़िया तरीके से। मित्रों 1835 में मेकाले का स्मरण पत्र और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्वीकृत किया गया। मैं बात करूं मेकाले, वो लॉर्ड मेकाले जिन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की अपने एक स्मरण पत्र के द्वारा घोषणा करवा दी थी लॉर्ड विलियम वेंटिंग से। तो मैं बात करूं 1835 की बात होगी, मेकाले का स्मरण पत्र ऐसे लिख देना है सर जी। और कौन सी वर्ष की बात होगी, तो हम बता रहे होंगे 1835 का
मैकाले का, ठीक है ना, 1835 का यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, मैकाले का। ये आप बता रहे होंगे सर जी किसका है, मैकाले का स्मरण पत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैकाले का स्मरण पत्र तथा, ऐसे लिख देना। मतलब 1835 में ये मैंने करवाया भी होगा। और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्वीकृत किया गया। तथा मैं बात करूं जो एजुकेशन है, शिक्षा का जो माध्यम है, शिक्षा का माध्यम क्या सर जी, तो आप बता रहे होंगे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्वीकृत किया गया। किसके द्वारा, तो आप बता रहे होंगे विलियम बेंटिंग के द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्वीकृत किया गया। क्या किया गया मेरे प्यारो, तो आप बता रहे होंगे स्वीकृत किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, स्वीकृत किया गया। और ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बता रहे होंगे। पीडीएफ एंड वीडियो अपलोड कर दो, होगी भैया, पीडीएफ वीडियो अपलोड ना है। चलो आगे यदि मैं बात करूं, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। मित्रों मैं बात करूं 1835 में मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग भी गठित किया गया। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। 1835 ईस्वी की बात है, मैकाले की अध्यक्षता में भारत का पहला जो विधि आयोग है, जो कानून जो आयोग है, वो गठित किया गया। ये क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन है। और बता रहे होंगे आप 1835 में मेरे प्यारो, कौन सी वर्ष की बात है, 1835 में, 35 में मैकाले की अध्यक्षता में, इस तरीके से लिख देना है। किसकी अध्यक्षता की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे मैकाले की अध्यक्षता में। 1835 में मैकाले की अध्यक्षता में, किसकी, तो 1835 में मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग कौन सा होगा सर जी, तो आप बता रहे होंगे पहला विधि आयोग। कौन से आयोग की बात है, तो यहां पर आप लिखेंगे पहला विधि आयोग गठित किया गया। पहला विधि आयोग, जी सर, गठित, पहला विधि आयोग गठित किया गया। इस तरीके से आपको लिख देना है, पहला विधि आयोग गठित किया गया। यदि क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन अपने में बहुत इंपोर्टेंट है। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट भी आप बता रहे होंगे। अब यदि मैं अगले पॉइंट की बात करूं, कौन सा होगा सर जी, अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी गई। जो मैं बात करूं किसकी, मुगलों की बात तो होगी। अदालतों में फारसी भाषा चलती थी, तो अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी व जो मतलब देसी जो भाषा है उस क्षेत्र की, उनको स्वीकृति प्रदान की गई। ये भी आप बता रहे होंगे, बता देना है सर जी, भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति। अदालतों में यदि मैं बात करूं किसकी बात तो होगी, इनों के कार्य हैं ये। अदालतों में ये बता रहे होंगे, अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर कौन सी भाषा की बात होगी मेरे प्यारों, मैं बात कर रहा हूंगा सर जी फारसी भाषा। इस तरीके से लिख देना है, अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर, जी सर, किसको हटाकर, फारसी भाषा को हटाकर, ठीक है, अंग्रेजी व, एक तो क्या कर देना है, अंग्रेजी, जी सर, अंग्रेजी वे मैं बात करूं भारतीय भाषाओं के प्रयोग को अनुमति दी गई। कौन से, तो सर जी जो भारतीय भाषा हैं, भारतीय भाषाओं के प्रयोग को, किसके प्रयोग की बात होगी, भारतीय भाषाओं के प्रयोग को अनुमति दी गई। भारतीय भाषाओं के प्रयोग को अनुमति दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा, भारतीय भाषाओं के प्रयोग को अनुमति दी गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, दी गई, ठीक है। तो आप बता रहे होंगे अदालतों में फारसी भाषा को हटाया और अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं के प्रयोग को अनुमति दी। तो ये आपके होंगे जो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मित्रों इसी के बाद 1835 ईस्वी के बाद चार्ल्स मैटकॉफ, अगला जो गवर्नर जनरल होगा उसका नाम क्या होगा, चार्ल्स मैटकॉफ। और आपने चार्ल्स मैटकॉफ पढ़ा भी होगा। कौन से मैटकॉफ की बात होगी, चार्ल्स मैटकॉफ, इस तरीके से। और चार्ल्स मैटकॉफ की बात करूं तो 1835 से 1836 तक ये गद्दी पर बैठा है। चार्ल्स मैटकॉफ की यदि मैं बात करूंगा तो आप बता देंगे 1835 से, सर कब की बात होगी, 1835 से 1836 तक।
1835 ईस्वी से 1836 ईस्वी तक चार्ल्स मैटकॉफ गद्दी पर बैठेगा। अब चार्ल्स मैटकॉफ समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने के कारण भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। मैं बात करूं कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। आलोक पांडे सर, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? आज ही करा दूंगा, ठीक है। चलो, भारतीय समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने के कारण यदि मैं बात करूं कौन से, तो आप बता रहे होंगे सर जी भारतीय समाचार पत्रों से कौन से समाचार पत्रों की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी भारतीय समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने के कारण क्या हटा दिया इसने? जो भारतीय समाचार पत्र हैं उनसे प्रतिबंध, ऐसे लिख देना, भारतीय समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने के कारण क्या करने की बात है सर जी? प्रतिबंध हटाने के कारण, भारतीय प्रेस का हटाने के कारण यदि मैं बात करूं तो आप लिख देंगे सर जी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और आपको बताना होगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, इस तरीके से लिख देना है। भारतीय प्रेस का, प्रेस तो लिखाना है भारतीय, यदि मैं बात करूं भारतीय प्रेस का, अब बताना है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, इस तरीके से लिख देना है। तो मैं बात करूं भारतीय समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने के कारण भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो आप यहां पॉइंट लिख देंगे सर जी, वो तो भैया आपके कौन होंगे, तो हम बता रहे होंगे चार्ल्स मैटकॉफ होंगे। आर्य बात समझ में, कौन होंगे? तो चार्ल्स मैटकॉफ आपको बताने हैं। आर्य बात समझ में, ठीक है, तो ये आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से। इसी के साथ मेरे प्यारों एक और गद्दी पर बैठता है, बस चार्ल्स मैटकॉफ से इतना ही है। अगला जो होगा, अगले तीसरे गवर्नर जनरल की मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी लॉर्ड ऑकलैंड, ऐसे लिख देना है। ये क्वेश्चन और बेहतरीन इससे भी बन रहे होंगे, तो आप बता देंगे लॉर्ड ऑकलैंड। कौन से होंगे? लॉर्ड ऑकलैंड होंगे। मित्रों 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया तथा नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया। किसने? तो आप बता रहे होंगे सर जी नाम होगा मेरे प्यारों किसका? ऑकलैंड का। तो 1839 ईस्वी की बात होगी। मैं बात करूं कौन सी वर्ष में, तो आप बताएंगे 1839, पहले तो इसका समय लिख दो 36 से 42, 1836 से लेकर और कब तक? 1842 तक ऑकलैंड गद्दी पर बैठा है। 1836 से 1842, 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक। 1839 में यदि मैं बात करूं कौन सी वर्ष की बात है? 1839 में दिल्ली से कलकत्ता तक। कहां से सर जी? आप बता रहे होंगे दिल्ली से कलकत्ता तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा दिल्ली से कलकत्ता तक, ऐसे लिख देना है। यदि मैं बात करूं 1839 ईस्वी में दिल्ली से कलकत्ता तक शेरशाह सूरी कौन से होगा? दिल्ली तक यदि बात होगी सर जी शेरशाह सूरी मार्ग का, कौन से मार्ग की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे शेरशाह सूरी मार्ग का, शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण, इस तरीके से लिख देना है। पुनर्निर्माण बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, पुनर्निर्माण, ठीक है ना, पुनर्निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया, ऐसे लिख देंगे। कौन सा सर जी? पुनर्निर्माण करवाया तथा, ये भी आप कर देना, पुनर्निर्माण करवाया तथा नाम बदलकर, ये शेरशाह सूरी जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था तथा नाम बदलकर, आप बता रहे होंगे भैया नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया। क्या कर दिया? तो जीटी रोड कर दिया, ऐसे आप कर देंगे, कर दिया, तो जीटी रोड नाम कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, सेकंड फोल्डर बन गया इसका, इसमें ये वीडियो पहुंच गई है, पार्ट नंबर 2, ठीक है ना, है अपलोड है, ठीक है। चलो हाँ, तो मैं बात करूं ग्रांड ट्रंक मतलब बोलेंगे तो जीटी रोड नाम कर दिया, ठीक है। चलो
अब इसी के साथ मैं बात करूं मित्रों, 1840 में कलकत्ता में ईडन गार्डन का निर्माण करवाया। आपको पता होगा कोलकाता में ईडन गार्डन, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं 1840 ईस्वी में कलकत्ता में, ये भी आप लिख देंगे सर जी कौन सी वर्ष की बात होगी, 1840 ईस्वी की बात होगी। 1840 ईस्वी में कलकत्ता में, ये आपको बता रहे होंगे कलकत्ता में सर जी कलकत्ता में ईडन गार्डन का निर्माण करवाया। किसकी बात होगी, ईडन गार्डन का निर्माण करवाया। और मैं बात करूं ना, ये ईडन गार्डन, और ये ईडन जो है ना, ये कौन है, ईडन ऑकलैंड की बहन थी। 1840 में कलकत्ता में ईडन गार्डन का निर्माण करवाया। और मैं बात करूं तो किसने करवाया था सर जी, ऑकलैंड ने। तो ये भी आप यहां पर ऑकलैंड को कर देंगे। इसी के साथ मेरे प्यारों अगला जो आएगा, 3 हो गए ना, चौथे की बात होगी लॉर्ड एलन बरो। कौन सा होगा, तो आप बताएंगे सर जी चौथा जो गवर्नर जनरल होगा उसका नाम होगा लॉर्ड एलन बरो। इस तरीके से आप कर देंगे। कौन सी वरो की बात होगी, लॉर्ड एलन वरो। और लॉर्ड एलन वरो की बात करूं तो ये 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। 1842 से 1844, ठीक है, 1842 से 1844 तक ये गद्दी पर बैठे। 1842 ईस्वी में लॉर्ड एलन वरो के कारण में प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी, ठीक है ना। चलो, इनके चुनाव भी होते थे क्या, ये वहां से ब्रिटेन से ही बनकर आते थे। कहां से, तो मैं बात करूं ये ब्रिटेन से ही बन के आते थे, ठीक है। ये कहां से बन के आ रहे हैं, तो ये ब्रिटेन से ही बन के आते, ठीक है। चलो जी, मैदान में पे अपने रोहित शर्मा 264 रन मारे थे। अच्छा रोहित शर्मा जी, बहुत बढ़िया। चलो, ये यहां तक मेरा नाम कट दो, बोल दूं बॉबी प्रजापति जी। चलो, यहां तक मैं बात करूं 1842 ईस्वी में मित्रों एलन वरो के समय ही प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुई। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1842 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारों। 1842 ईस्वी में गद्दी पर कौन बैठा है उस समय, गवर्नर जनरल कौन है, एलन वरो। एलन वरो के काल में ही मेरे प्यारों 1842 ईस्वी में, तो आप बता रहे होंगे एलन वरो के, ठीक है जी, काल में ही, ठीक है। किसकी बात होगी सर, एलन वरो के काल में ही ये आप बता रहे होंगे में ही प्रथम, इस तरीके से लिख देना है सर जी। किसकी बात है, प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। ये भी आप बता रहे होंगे प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। ये प्रथम अफगान युद्ध की आप बता रहे होंगे सर जी, प्रथम अफगान युद्ध समाप्ति होती है, प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। चलो, और किसके समय की बात होगी, एलन वरो के समय की बात है। और प्रथम अफगान युद्ध की क्या हो जाती है सर, समाप्ति होती, ठीक है। आ रही है बात समझ में, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया। और फिर आगे चलो भैया, मैं बात करूं 1843 ईस्वी की बात होगी, 42 से 44 तक है। ग्वालियर की शासिका ताराबाई, जो दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी, निसंतान थी। अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को हटाकर और जो है राज्य हड़प लिया था। मैं बात करूं 1843 ईस्वी में ग्वालियर की एक शासिका थी ताराबाई, दत्तक पुत्र गोद ले लिया था, उसे हटाया गद्दी से, और भैया ठीक है ना, और ग्वालियर को अपने अधीन जो है कर लिया। किसने, एलन बरो ने। क्वेश्चन पूछा जाता है 1843 में अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया पूर्णतः, एकदम। दास जो है ना, दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया किसके द्वारा, तो आप बता रहे होंगे, ठीक है ना, वो भैया आपके एलन बरो के द्वारा। यदि मैं बात करूं 1843 में कौन सी वर्ष की बात होगी, तो मेरे प्यारों 1843 ईस्वी में। इस तरीके से आपको बताना है 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 द्वारा, 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 द्वारा कौन सी अधिनियम की बात है,
आप बता रहे होंगे सर जी अधिनियम 5 द्वारा। अधिनियम 5 द्वारा तो 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 द्वारा जो दास प्रथा थी, कौन सी प्रथा? दास प्रथा को आप बता रहे होंगे सर जी, दास प्रथा को, ठीक है ना, पूर्णतः प्रतिबंधित, मतलब कि पूर्णतः ही कर दिया। दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, तो आप निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का जवाब हमें दे रहे होंगे। प्रतिबंधित कर दिया किसने? एलन वरू ने। पूछा जाएगा क्वेश्चन, और जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। इसी के साथ मित्रों पांचवा जो आया, तो आप हेडिंग डाल देंगे लॉर्ड हार्डिंग। ऐसे कर देना है, कौन सी हार्डिंग की बात होगी? लॉर्ड हार्डिंग 1844 से और 1848 तक। 1844 से 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग गद्दी पर बैठेगा। 1844 से 1848 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मेरे प्यारों, मैं बात करूं इसके समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय प्रथम आंग्ल एक सिख युद्ध हो जाता है। आर्टिकल 23 है सर जी, दास प्रथा। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेर। चलो भाई, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आ रहे हैं, आ भी रहे होंगे और करेंगे भी। बढ़िया पॉइंट सबके समझ में आएंगे भी। चलो मित्रों, लॉर्ड हार्डिंग, मैं बात करूं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, कौन से युद्ध की बात होगी? तो आप लिख देंगे सर जी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जी आंग्ल कौन सा होगा? तो आप बता रहे होंगे प्रथम आंग्ल। ऐसे कर देना है सिख युद्ध। कौन से युद्ध की बात होगी? सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये आपको बता देना है। और मैं बात करूं, ये 1845 से और 46 तक होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात होगी तो ये 1845 से 1846 तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक होता है। और मैं बात करूं लाहौर पर अंग्रेजी नियंत्रण व सिखों से लाहौर की संधि। लाहौर पर अंग्रेजी, ठीक है ना, लाहौर की इस युद्ध में लाहौर जीत लिया। आप बता रहे होंगे लाहौर पर मेरे प्यारों किस पर? अंग्रेजी नियंत्रण, ठीक है ना, इस तरीके से कर देना है, लाहौर पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित कर दिया। ठीक है, लाहौर पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो 1845-46 में हुआ। और सर जी इसमें लाहौर पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित कर दिया अंग्रेजों ने इस पर। ठीक है, चलो आगे चलो सर जी। बालिका शिशु हत्या का निषेध। बालिका, यदि मैं बात करूं बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। बालिका इस तरीके से लिखेंगे सर जी, बालिका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा शिशु हत्या का निषेध। बालिका, यदि मैं बात करूं शिशु जी, बालिका शिशु हत्या, ये आपको करना है। बालिका शिशु हत्या निषेध, शिशु जी हत्या, और मैं बात करूं निषेध, ये आपको बता देना है बालिका शिशु हत्या निषेध। ये भी आप बता रहे होंगे कौन सा होगा सर जी? बालिका शिशु हत्या निषेध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बालिका शिशु हत्या निषेध आप कर देंगे। ठीक है, ये भी इनमें प्रतिबंध, बालिकाओं की जो हत्या कर दी जाती थी वो निषेध कर दिया इसने। ठीक है, मध्य भारत में एक खोंड जनजाति में नर हत्या की प्रथा को दमित कर दिया। मैं मध्य भारत की बात करूं तो एक खोंड जनजाति थी, ओडिशा में सबसे ज्यादा थी। और उसमें खोंड जनजाति में मेरे प्यारों नर बलि या मानव बलि की जो है, मानव बलि दी जाती थी, या नर बलि की मैं बात करूं उसे दमित कर दिया, उसका दमन कर दिया। ये भी आप बता रहे होंगे। यदि मैं बात करूं किसकी बात है? मध्य भारत में खोंड जनजाति में नर हत्या की प्रथा को, तो मध्य भारत की बात होगी मेरे प्यारों। कौन सी भारत की बात है? मध्य भारत में, ये आप बता रहे होंगे सर जी, मध्य भारत में खोंड जनजाति, कौन सी जनजाति है सर जी?
खोंड जनजाति, ये आपको बता देना है, एक खोंड जनजाति थी। तो मध्य भारत में यदि मैं बात करूं सर जी, खोंड जनजाति इस तरीके से लिखना है। तो मध्य भारत में खोंड जनजाति में नर हत्या की प्रथा को, खोंड जनजाति में नर हत्या इस तरीके से लिख रहे होंगे। कौन सी हत्या की बात है मेरे प्यारो? नर हत्या की, ठीक है ना, प्रथा को, नर हत्या की जो प्रथा है, नर हत्या की प्रथा को दमित कर दिया, मतलब दमन कर दिया, दमन, ठीक है, नर हत्या की प्रथा का दमन किया, का कर देना है, का नर हत्या की प्रथा का दमन, इस तरीके से लिख देंगे, दमन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यदि आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। तो मध्य भारत में खोंड जनजाति में नर हत्या की प्रथा का दमन, और खोंड जनजाति ने बहुत विरोध किया था जब इसका दमन हुआ था। ठीक है मित्रों, मैं बात करूं नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता लागू कर दी। जो नियुक्तियां होती थी ना, नियुक्तियों में, अब जैसे किसी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होगी तो नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता, ठीक है ना, लागू की किसने? तो आप बता रहे होंगे सर जी, वो होगा आपका, ठीक है ना, होर्डिंग, ये डला ही हुआ है। तो नियुक्तियों में यदि मैं बात करूं किसकी भैया? नियुक्तियों में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में सेलेक्टेड लेकर आया हूं, कभी सोच रहे हो। तो नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता, नियुक्तियों में कौन सी भाषा की बात होगी मेरे प्यारो? मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता, अंग्रेजी भाषा की यदि मैं बात करूं अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को, किसकी बात होगी सर जी? अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता। तो नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को क्या कर दिया सर जी? लागू किया। किसने किया? तो आप बता रहे होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लागू किया तो नाम होगा मेरे प्यारो, उसका नाम होगा, नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को लागू कर दिया। सूरत में नमक विद्रोह होर्डिंग के काल की प्रमुख घटना थी। सूरत कहां पड़ता है? सूरत गुजरात में। यदि मैं बात करूं सर जी, सूरत में नमक विद्रोह, एक नमक विद्रोह होगा जो होर्डिंग के काल की एक प्रमुख घटना थी, और उस समय नमक पर टैक्स अदा करना पड़ा था। तो मैं बात करूं किसकी? सूरत में नमक विद्रोह। आप लिख रहे होंगे बढ़िया तरीके से सर जी, सूरत में नमक विद्रोह। मेरे प्यारों, कौन से विद्रोह की बात है? तो हम लिखेंगे सर सूरत में जी नमक विद्रोह, ये आपको करना है, सूरत में नमक विद्रोह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूरत में नमक विद्रोह होर्डिंग के काल की, क्या सर जी? नमक विद्रोह यदि मैं बात करूं होर्डिंग के काल की, कौन सी काल की? होर्डिंग के काल की प्रमुख घटना थी। होर्डिंग के काल की, ये आप कर रहे होंगे सर जी, होर्डिंग के काल की कैसी घटना है? प्रमुख घटना थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रमुख घटना थी। ये भी क्वेश्चन है, सूरत में नमक विद्रोह होर्डिंग के काल की प्रमुख घटना थी, इसके फलस्वरूप नमक कर को आधा कर दिया था। प्रमुख घटना थी तो आप लिखेंगे इसकी फलस्वरूप। यदि मैं बात करूं कि इसके फलस्वरूप सर जी, फलस्वरूप नमक कर को, नमक का जो टैक्स है, नमक कर को आधा कर दिया था। नमक कर को क्या कर दिया था सर? आधा कर दिया था, आधा कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। सूरत में नमक विद्रोह होर्डिंग के काल की प्रमुख घटना थी, और इसकी फलस्वरूप नमक कर को आधा कर दिया था। तो ये आपके होंगे होर्डिंग से, ठीक है। और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। चलो इसी के साथ मेरे प्यारों एक आता है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी विद्रोह क्या है सर जी? रे विद्रोह नाम समझते आप? अब घर में विद्रोह हो जावे, घर के विद्रोह ने कलेश देख लो, लड़ाई हो जावे किसी चीज को लेकर, भाई भाई की हो जावे जमीन को लेकर, तो विद्रोही तो है भैया। अब विद्रोह भी ना पता चलेगी तो बस फिर तो जी लिए हम, ठीक है। अगला क्या आए? एक सेकंड, और 5 हो गए ना। छठा भाई साहब डलहौजी। अब डलहौजी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। डलहौजी ने तो बहुत कार्य किए हैं। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी,
और मैं बात करूं ये 1848 से लेकर और कब तक बैठा है, 1856 तक गद्दी पर बैठा। मेरे प्यारों, कब की बात होगी, न्याय और अन्याय इसके सामने समान थे सब, कोई न्याय हो या अन्याय इसे नहीं दिखता था कुछ भी। जेम्स एंड्रयू रैमजे इसका वास्तविक नाम था। मैं बात करूं डलहौजी का, तो आप बता रहे होंगे जेम्स एंड्रयू रैमजे, लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे वास्तविक नाम। आया क्वेश्चन कि डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था, तो जेम्स एंड्रयू रैमजे। आप बता देंगे सर जी कौन से होंगे, तो मेरे प्यारों मैं बताऊं सर, हाँ, जेम्स जी एंड्रयू, एंड्रयू एंड्रू ऐसे रैमजे, ये भी आप बता रहे होंगे जेम्स एंड्रयू रैमजे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा ये भी, ठीक है। जेम्स एंड्रयू रैमजे इनका वास्तविक नाम था। मित्रों, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो गया इनके समय। प्रथम, तो आप सभी को पता है सर जी, प्रथम किसके समय हो रहा है, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। और मैं बात करूं इन एंड्रयू रैमजे के शासन काल में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इस तरीके से कर देना है। कौन से आंग्ल की बात होगी मेरे प्यारों, आप बता रहे होंगे सर जी द्वितीय आंग्ल जी सिख युद्ध, ऐसे लिख देना है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा जब आएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर जी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। मेरे प्यारों 29 मार्च 1849 ईस्वी को, ठीक है ना। क्या मार्च की बात होगी, तो मैं बता दूं 29 मार्च, जी सर 29 मार्च ऐसे कर देना है 1849 ईस्वी को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध के तहत पंजाब जो राज्य है, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय और कोहिनूर हीरे को मेरे प्यारों मतलब पंजाब के जो शासक थे रणजीत सिंह से विजय जीत कर और कहाँ भेज दिया, ब्रिटेन भेज दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बात करूं पंजाब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 29 मार्च 1849 ईस्वी को, आप बताएंगे पंजाब का किसका, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय, पंजाब को अब भाई साहब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया, ठीक है। अंग्रेजी राज्य में विलय, पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय, तथा ये आप बता रहे होंगे सर जी, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय तथा कोहिनूर हीरा, आपको पता भी होगा कोहिनूर हीरा, ठीक है ना। कोहिनूर हीरा ब्रिटेन इंग्लैंड भेज दिया, कोहिनूर हीरा ब्रिटेन भेज दिया, या भेजा किसने मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूँ सर जी डलहौजी। ये इतने बेहतरीन क्वेश्चन है जो हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध मेरे प्यारों, मैं बात करूं एक और युद्ध हो जाता है, ये तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है। अब मैं बात कर रहा हूं द्वितीय आंग्ल, इस तरीके से लिख देंगे सर जी, कौन से आंग्ल की बात होगी, तो द्वितीय आंग्ल ऐसे बता देना है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। कौन से युद्ध की बात होगी, तो हम बताएं सर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होगा जो 1852 ईस्वी में होगा। और किसके समय होगा, तो ये ऐसे लिख आता है कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था, तब आप बता रहे होंगे सर जी ये हुआ था डलहौजी के शासन काल में। किसके में, डलहौजी के शासन काल में, ठीक है। आ रही है बात समझ में, कैसे चलता कि हीरा, अरे भैया इन्हें पता ना है, इनका शासन ना था। आज जैसी रणनीतियां हैं, अब ना पता कि जो है असम में क्या है, असम का सीएम कौन है या कहाँ का कौन है, तो ये सारी चीजें पता थी, इन्हें पता कैसे ना थी, ठीक है। इनके जो है भाई अंग्रेज का यही दिल्ली या उत्तर प्रदेश में थोड़े थे, संपूर्ण भारत में है, कानून व्यवस्था के तहत सारे कार्य चल रहे थे, ठीक है ना। चलो, मैं भी अपना बेटे का नाम, अच्छा
अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये भी आप बता देना। अब चलो, विलय नीति या हड़प नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति लागू की। मित्रों, इसकी सबसे पहली जो मैं बात करूं, जो देसी रियासतें हैं, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हों, उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने की एक नीति लेकर आया है, जिससे मैं बात करूं सर जी, नाम होगा विलय नीति। ऐसे कर देंगे। कौन सी नीति की बात होगी मेरे प्यारों? विलय नीति, ये भी होगा, ठीक है जी, विलय नीति। एक बात, हड़प नीति क्या होगा, या मैं इसे क्या बोल दूं सर, या मैं बोल दूंगा इसे हड़प नीति। विलय नीति होगी या कौन सी नीति होगी, तो आप बता रहे होंगे हड़प नीति। ठीक है, विलय नीति होगा या व्यपगत भी सिद्धांत हम बोलेंगे, या मैं बात करूं इसे सर जी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति भी हम बोलेंगे। क्या सर जी? तो आप बताएंगे डॉक्ट्रिन ऐसे कर देना है, डॉक्ट्रिन ऐसे, ठीक है ना, ऑफ लैप्स। ऑफ क्या होगा सर जी? लैप्स की ये नीति थी। ठीक है, अब ये नीति लागू की, मैं बात करूं ये लागू ये क्या है, तो ये आप बता देंगे। ये नीति जो है मेरे प्यारों, हड़प नीति, मतलब देसी रियासतों को हड़प कर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना, इसकी सबसे बड़ी जो ये नीति थी। और मैं बात करूं ब्रिटिश साम्राज्य का, जो इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था, तो डलहौजी के समय हुआ था। ये भी अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आपको बताना है क्या क्वेश्चन है सर जी। ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, कौन से साम्राज्य की बात होगी, तो आप लिख देंगे ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश जी साम्राज्य का, ब्रिटिश साम्राज्य का जी सर जी सर्वाधिक विस्तार, यदि मैं बात करूं ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, मेरे प्यारों आप बता देना सर जी। ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार डलहौजी के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, तो डलहौजी, ये आप लिख देंगे डलहौजी के समय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार डलहौजी के समय हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय, तो जो है डलहौजी के समय हुआ था। और मैं बात करूं डलहौजी के व्यपगत, ये लैप्स जो सिद्धांत का प्रथम, मतलब कि ये जो हड़प नीति है, इसके तहत सबसे पहले कौन सी रियासत या कौन सा मतलब कि राज्य शिकार हुआ था, तो सबसे पहले मेरे प्यारों सतारा, जो महाराष्ट्र में पड़ती है, 1848 ईस्वी की बात होगी। ठीक है ना, सतारा, झांसी, कानपुर, अवध आदि को हड़प लिया। बहुत बढ़िया मित्रों, मैं बात करूं डलहौजी के, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन होगा, डलहौजी के कौन से हौजी की बात है, तो आप बता रहे होंगे सर जी डलहौजी के व्यपगत, ऐसे लिख देना है। कौन सी गत की बात होगी मेरे प्यारों, मैं बात करूंगा डलहौजी के व्यपगत। डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत का प्रथम, डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत का प्रथम शिकार राज्य, प्रथम ऐसे लिखा होगा सर जी, प्रथम शिकार राज्य, ये लिख देना है। प्रथम शिकार राज्य कौन सा था, प्रथम शिकार राज्य सतारा। और मैं बात करूं सर जी सतारा, सतारा ठीक है ना, 1848 ईस्वी में इसको भाई साहब क्या कर लिया, हड़प लिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डलहौजी की या लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत प्रथम देसी राज्य को हड़पा या शिकार होने वाला, तो सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ सर जी, महाराष्ट्र में। अपहरण नीति का शिकार, मैं अपहरण भी बोल दूं, नीति का शिकार जो है सतारा हुआ था। और मैं बात करूं उस समय यदि सतारा की जो राजा थे, राजा यहाँ के कौन थे, अप्पा साहिब, राजा का नाम था अप्पा साहिब। मेरे प्यारों अप्पा साहिब ये लिख देना है, क्या थे, इस सतारा के राजा कौन थे, अप्पा साहिब थे। और उनकी हो जाती है 1848 में मृत्यु। मित्रों उनकी कोई भी संतान नहीं थी, ठीक है ना, जो मतलब कि अप्पा जो साहिब थे, इनकी कोई भी संतान नहीं थी। इन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया, मतलब कि दूसरा कोई भी हो, किसी के पुत्र को गोद ले लिया।
लेकिन जो अंग्रेजी कानून के खिलाफ उन्होंने माना कि ये तो भाई साहब अंग्रेजी अधिकार के तहत खिलाफ है, आप ऐसे कैसे ले सकते हैं। तो सतारा को मेरे प्यारो इस नीति के तहत सबसे पहले क्या मार लिया। ठीक है, चलो मैं बात करूं इसी के साथ एक नाम होगा जैतपुर संभलपुर। ठीक है ना, कौन सा होगा सर जी। फिर मैं बात कर रहा हूंगा, आप बता रहे होंगे एक का नाम होगा जैतपुर और एक का नाम होगा संभलपुर। एक का नाम क्या होगा सर जैतपुर और एक का नाम होगा संभलपुर, जो 1849 ईस्वी में, कौन सी वर्ष की बात होगी, 1849 में ये कर ली। ठीक है, झांसी की बात होगी, आप लिख देंगे सर झांसी को 1853 ईस्वी में। मेरे प्यारों कौन से वर्ष की बात होगी, 1853 ईस्वी में झांसी को भी शामिल कर लिया। नागपुर, करौली, अवध मैं बात करूं सर जी इसकी, नागपुर आपको पता होगा, नागपुर को कब, 1854 में, ये आप लिख देंगे नागपुर को 1854 में। करौली को 1855 में, करौली की बात होगी तो 1855, इस तरीके से लिख देंगे, करौली को 1855 और अवध को 1856 में। अवध को कब, 1800 कुशासन का आरोप लगा दिया जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। तो ये पूछ लिए जाते, नागपुर को 1854 में, करौली 1855, अवध 1856। ठीक है, चलो आगे। आउटरम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कुशासन का आरोप लगाकर मेरे प्यारो किसकी बात होगी, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलैप्स में बोलूं तो राज्य हड़प नीति के तहत घेर लिया। ठीक है, ये भी आप कर देना है। रिपोर्ट भी पूछ ली जाती है किसके द्वारा, आउटरम, ऐसे कर देना है, आउटरम द्वारा, किसके द्वारा मैं बात करूं, ठीक है ना, आउटरम द्वारा। मेरे प्यारो प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार बनाते हुए आउटरम द्वारा कौन सी रिपोर्ट की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, प्रस्तुत रिपोर्ट को क्या बनाते हुए, तो हम बता रहे होंगे आउटरम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, ये आपको लिख देना है, क्या बनाते हुए, आधार बनाते हुए। आउटरम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, इसके द्वारा आउटरम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कुशासन का आरोप लगाकर, बनाते हुए मैं बात करूं किसका, कुशासन का आरोप लगाकर, ऐसे लिख देना है, क्या लगा दिया सर जी, कुशासन का आरोप लगाकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कुशासन का क्या लगा दिया मेरे प्यारो, आरोप लगाकर, ये बता देंगे आरोप, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 की बात होगी, 1856 ईस्वी में, ये आपको बता देना 1856 ईस्वी में अवध को। ठीक है, 1856 ईस्वी में मैं बात करूं अवध को, 56 ईस्वी में अवध साम्राज्य को या अवध राज्य को, ठीक है ना, कौन से राज्य को, अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। किसमें मिला लिया, तो सर जी आप बता देना, अंग्रेजी जी साम्राज्य में मिलाया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप बता रहे भी होंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते। आउटरम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में मेरे प्यारो इसको, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। कितना काम कर रहा है ये, आ रही है बात समझ में। चलो मित्रों, कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार विद्युत तार सेवा की शुरुआत भी 1853 ईस्वी में डलहौजी ने की थी। ठीक है, तो मैं बात करूं, आप बता रहे होंगे कलकत्ता आगरा के बीच, किसके बीच की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर, आप लिख क्यों ना देते, कलकत्ता और दूसरा आगरा, कलकत्ता आगरा के बीच, इस तरीके से बताएंगे, काम तो इसके ठीक थे। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार 1853 ईस्वी में विद्युत तार सेवा, कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार, ठीक है ना, पहली बार 1853 ईस्वी की बात होगी। तो मैं बात करूं पहली बार 1853 ईस्वी में, ठीक है ना, पहली बार 1853 ईस्वी में कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार 1853 ईस्वी में विद्युत तार सेवा, कौन सी तार सेवा की बात होगी,
आप बता रहे होंगे विद्युत तार सेवा की शुरुआत की थी। विद्युत तार सेवा की क्या की थी, तो आप बता देना सर जी, शुरुआत की थी किसने, तो आप बता रहे होंगे भैया शुरुआत की थी तो डलहौजी ने। ये भी क्वेश्चन अपने में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। 1852 में भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए एक ईमान कमीशन का गठन किया। ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा होगा, ये भी आपको बता देना। 1852 ईस्वी में कौन सी वर्ष की बात होगी मेरे प्यारों, मैं बात करूं 1852 ईस्वी में, ये लिख देना है। 1852 भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए कौन सी सर जी, भूमि कर, हाँ भूमि कर रहित, रहित ऐसे लिख देना है। 1852 ईस्वी में भूमि कर रहित जागीरों का किसकी बात होगी मेरे प्यारों, तो आप बता रहे होंगे जागीरों का पता लगाने के लिए, क्या लगाने की बात है, जागीरों का पता लगाने के लिए, इस तरीके से लिख देना है जागीरों का पता। तो क्या 1852 ईस्वी में भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए ईमान कमीशन, ईमान ठीक है ना, इमाम होगा ईमान, ई नाम होगा, इनाम कमीशन, इनाम कमीशन मतलब आयोग, इनाम कमीशन का गठन किया, का क्या कर दिया मेरे प्यारों, गठन किया। ये भी क्वेश्चन अपने में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा तो बताएंगे। 1852 ईस्वी में भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए एक इनाम कमीशन का गठन किया गया, किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। हाँ प्रथम रेलवे भी, तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, और डलहौजी से तो आएंगे ही आएंगे, आएंगे तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी, ठीक है। जहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। मित्रों मैं बात करूं, डलहौजी ने 1856 ईस्वी में जो सेना का मुख्यालय कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहा, तो मेरठ बना दिया, छावनी बना दी। तो यहाँ से करवाऊंगा कल बढ़िया तरीके से, तो इन पॉइंटों को आपको करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। चलो तो सभी मिल रहे होंगे कल फिर इसी टाइम मेरे प्यारों 9 बजे। सभी को अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। फिर मुलाकात होगी, बस सर बस तो है ही, ठीक है। चलो तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।